हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग दृष्टि के क्विक बुक को कवर करेंगे जो लेटेस्ट एडिशन बिहार एसआई के लिए आपका लॉन्च किया गया है, जो बिहार एसआई के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तमाम संस्थाओं के द्वारा इस बुक को लगातार रिकमेंड प्रीफेयर किया जा रहा है। इस बुक का जो मटेरियल है ये बिहार एसआई के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लगातार यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैक्सिमम आपके आते हैं। जो भी ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का लेटेस्ट अभी 2025 के लिए 4 पार्ट में नोट्स को अपडेट किया गया है। मैक्सिमम क्वेश्चन बिहार के जो आपका दृष्टि का जो आपका क्विक बुक है, इससे आपका जो है लगातार आपके बिहार एसआई के एग्जाम में आपका पूछा जाता है। इस कारण से इसके काफ़ी सारे मटेरियल्स में सिलेक्ट किया गया है और इस बुक को डायरेक्टली आपको प्रीफेयर किया जा रहा है। तो बिहार एसआई के लिए ये आपका लेटेस्ट आपका एडिशन है, तो आप इसको अच्छे तरीके से लगाइए, जो कि आगे चल करके बेहतर आपको इंप्रूवमेंट दिला सकता है। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बारी बारी से सभी क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे और ध्यानपूर्वक लगाना है। इसका कंप्लीट रिवीजन पीडीएफ आंसर आपको टिक करके मिल जाता है, ताकि आप प्रॉपर तरीका से चीज़ों को रिवीजन कर पाएं। अगर आप टेलीग्राम चैनल के साथ ऐड नहीं है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो आप टेलीग्राम के साथ ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर कि कंप्लीट आपको मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाता है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु एटम का भाग नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन जो है आपका ये परमाणु एटम का भाग होता है, क्योंकि जो आपके परमाणु होते हैं इसके अंतर्गत न्यूट्रॉन और आपके प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है ये आपके नाभिक का भाग होता है, जबकि परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन भी जो भाग होगा ये आपके परमाणु का होगा, ना कि ये आपके नाभिक का होगा। तो ध्यान में रखिएगा। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि परमाणु के नाभिक में क्या क्या पाया जाता है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, जबकि परमाणु में क्या क्या पाया जाता है, तो ये आपका न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और आपका इलेक्ट्रॉन, ये आपके तीनों पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है, प्रोटॉन आपका जो है ये दिया गया है, प्रोटॉन भी पाया जाता है और न्यूट्रॉन्स भी पाया जाता है, फोटॉन नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। एक ही प्रकार का परमाणु इसमें से किसमें मिलता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक तत्व में एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है। अगला प्रश्न है कि परमाणुविकीय नाभिक किसने खोजा था। देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करी जाए कि नाभिक का खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने नाभिक के जो है खोज किया था और इन्होंने जो है स्वर्ण के पत्थर पर इन्होंने अल्फा किरण का प्रयोग किया था। तो काफ़ी सारे अल्फा कण क्या होता था कि मुड़ जा रहा था, कुछ क्या होता था कि जस्ट यहीं पे गिर जा रहा था और कुछ में क्या है कि इसका वेग कम हो जा रहा था और कोई कोई क्या है कि सीधे आपका पार कर जा रहा था। तो इस प्रकार से अगर बात करेंगे तो रदरफोर्ड ने जो है नाभिक का खोज किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। और देखिए अगर हम बात करें नाभिक का, यानी नाभिक जो होता है ये परमाणु के अंदर में आपके पाए जाते हैं। तो डाल्टन ने जो है परमाणु का खोज किया था, लेकिन डाल्टन के अकॉर्डिंग जो परमाणु है ये आपके अविभाज्य है, लेकिन रदरफोर्ड ने अल्फा किरण का प्रयोग करके परमाणु के अंतर्गत इन्होंने नाभिक का खोज किया और नाभिक के अंतर्गत न्यूट्रॉन और आपके प्रोटॉन पाए जाते हैं। इन चीज़ों से आप ऑलरेडी अवगत हैं। तो यानी कि कहने का मतलब है कि रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु क्या है, तो विभाज्य है, लेकिन डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली यानी समुदाय की ऊर्जा क्या होगी। देखिए मैं एक बार आपको बता दूं, जो भी चीज़ें मैं आपको कवर करा रहा हूँ बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीका से, चाहे नोट्स हो या फिर आपका जो है दृष्टि का क्विक बुक हो या तो फ्रेंड्स आपके घटना चक्र हो, जो भी चीज़ें आपका चलता है सिस्टमेटिक तरीका से चलता है ओवरऑल यूट्यूब के कंपैरिजन में। क्योंकि जो भी चीज़ें आपका चलता है सिस्टमेटिक तरीका से इसलिए चला जाता है क्योंकि इसका जो सिलेबस है ये आपको अच्छे तरीका से क्लियर करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ कि ऐसा नहीं कि अगर आज आपको दृष्टि का क्विक बुक पढ़ाया जा रहा है तो कल कुछ भी और आपका शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं। कोई और चैप्टर आपका शुरू हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सारा कुछ सिस्टमेटिक तरीका से चलता है ताकि आप चीज़ों को इंप्रूवमेंट कर पाएँ। बाकी सारा कुछ तो आपका बिल्कुल सिस्टमेटिक चल रहा है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले और वही चीज़ें आपको ऑथेंटिक कवर कराए जा रहे हैं जो एसआई के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए कवर कराए जा रहे हैं। क्लियर है। अगर किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब दो परमाणु के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली यानी समुदाय की ऊर्जा क्या होती है, ये आपको पर बताना है। तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा घटती है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है। किसी तत्व का रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है, यानी बाह्यतम कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है ये किसी भी तत्व के रासायनिक गुण को जो है आपका ये क्या करता है, तो आपका जो है तय करता है। सपोज दैट कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में अगर एक इलेक्ट्रॉन से
तो ये क्या बताएगा कि उसी जाति का जितने भी आपका होगा तत्व ये सभी को एक श्रेणी में रखा जाएगा, या फिर दो है तो इसी जाति वाला को रखा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो देखिए जो ऑक्सीजन गैस होता है इसकी संख्या टोटल आपकी 6 होती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। अब देखिए दोस्तों जो 6 होता है आपका टोटल, इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो देखिए एक अगर यहाँ पर हम बात करें तो हीलियम को छोड़ करके, क्योंकि जो हीलियम होता है ये मात्र एक एफ सेक्शन ले सकते हैं जिसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक ही आपका 2 होता है। और हीलियम के अलावा अगर आप आगे बढ़ेंगे, हीलियम के बाद नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, तो इन सभी के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो इन सभी को जो रखा गया है आवर्त सारणी के 18वें समूह के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि इन सभी का जो गुण है ये एक समान है। जैसे हम बात कर ले क्लोरीन का, जितने भी आपका हेलोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेनिन है, तो इन सभी को आवर्त सारणी के 17वें समूह के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि इन सभी के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 7। तो इसलिए क्या होता है कि जो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स होता है इसके क्या होता है कि गुण यानी नेचर को बताता है, और यही आपका मुख्य रूप से आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन बताता है, तो आपकी इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करती है। चलिए अगला प्रश्न है, किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? किसी तत्व के तुल्यांकी भार और संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु भार के बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा गया है कि उस यौगिक को, देखिए अगर आप यहाँ पर समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो बिल्कुल आपका ईजी है। जैसे अगर हम बात कर ले थोड़ा सा यहाँ पर मैग्नीशियम ले लीजिए या सोडियम, जो भी आपको मन करे आप यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन का ही, तो ऑक्सीजन का देखिए जो परमाणु क्रमांक होता है ये आपका 8 होता है। देखिए इसका जैसे कि हम मान लेते हैं कि जैसे ऑक्सीजन होता है आपका O2 होता है, इसका अगर आपको निकालना है परमाणु भार, तो सबसे पहले इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, तो 8 को आपको सिंपली क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 दूना कितना हो जाएगा आपका 16। ये 16 किसका निकला है? केवल आपका एक ऑक्सीजन का निकला है, लेकिन ऑक्सीजन जो होता है ये बहुपरमाण्विक होता है, द्विपरमाण्विक होता है, तो इसकी जो संयोजकता होता है 2, इससे आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 16 दूना कितना हो जाएगा 32। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता, तुल्यांकी भार इसका क्या हो गया दोस्तों, तो आपका यहाँ पर हो गया 16, क्योंकि 8 से 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 8 दूना 16 हो गया। अब देखिए संयोजकता इसका कितना है 2, तो इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो इसका निकल जाएगा क्या परमाणु भार, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया। अगर सपोज कीजिए कि कोई भी जैसे यहाँ पर आपका ऑक्सीजन है और आपको ये पूछ देता है ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार क्या है, तो आप ध्यान में रखिएगा ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 16 होगा। ये आपका तुल्यांकी भार कहलाएगा, ना कि आपके परमाणु भार कहलाएगा। परमाणु भार तब कहलाएगा जब इसको आप जो है संयोजकता से गुना कर देंगे। जैसे कि आपके ऑक्सीजन का जो संयोजकता होता है ये आपका 2 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका निकल जाएगा परमाणु भार। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि अगर आपको तुल्यांकी भार पूछा जाता है तो सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें भी कंडीशन होता है कि अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर जैसे ये आपका 8 है, 8 ना रह करके अगर आपका 7 रहता तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करके एक आपको ऐड भी करना रहता है। तो यही आपका एक ट्रिक है जिससे कि आप आसानी तरीका से फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा गया है कि उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें जिसमें आयनी संयोजक तथा उप सहसंयोजक जो है आबंध होता है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा NH4Cl होता है, जिसे अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है, और ये देखिए ऊर्ध्वपातन के गुण को भी प्रदर्शित करता है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न नेक्स्ट पूछा है कि पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण से होता है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा सेलुलोज के ऑक्सीकरण के कारण से पुरानी किताबों का जो कलर है ये आपके भूरा हो जाते हैं। तो डी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कार्बन के 6.023 × 10⁻12 परमाणु का भार कितना होता है? तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा 1.2 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है K4NiCN का होल 4 में निकल का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? देखिए आप इसको इजी वे में बना सकते हैं। अगर आप +2 में अगर साइंस लेकर के आपने प्रिपरेशन किया होगा तो आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। हालांकि मैं तो सारा क्वेश्चन से आपको कंप्लीट सॉल्व कराऊंगा, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे जो भी हो। हालांकि यहाँ पर अगर देखे जाए तो यहाँ पर देखिए आपका पोटेशियम दिया गया है। अब देखिए दोस्तों पोटेशियम जो आपका होता है इसका परमाणु क्रमांक आपका 19 होता है। अब देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 8 और 8 फिर आपका यहाँ पर 1 होगा, क्योंकि 8 8 16 2 18 1 19 होगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका K4 दिया गया है इस 4 को 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4। अब देखिए चूंकि मैं यहाँ पर क्या है कि कॉन्सेप्चुअल यानी कि मैं चूंकि फाउंडेशन बेच नहीं दे रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पर चीज़ें आपको सॉल्व करा रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत आपको ऑलरेडी आता होगा। और आप बिहार SI का स्टूडेंट है
तो बिल्कुल आप इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। निकल की दोस्तों यहाँ पर निकालना है। देखिए जिसका निकालना है इसका मतलब उसका वैल्यू आपके पास नहीं दिया है, तो इसको हम लोग मान लेंगे यहाँ पर x है। उसके बाद देखिए आपका कार्बन दिया है, तो कार्बन की दोस्तों अगर बात करें तो परमाणु क्रमांक इसका 7 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखिएगा तो 2 और आपका 5 होगा। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों आपका क्या है, तो ये आपका 5 है, ठीक है। 2 और कितना हो जाएगा आपका 5, क्योंकि जो आपका कार्बन है, सॉरी कार्बन का परमाणु क्रमांक 7 नहीं होता है, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है ये आपका 6 होता है। तो 2 और आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो देखिए 4 है तो ये आपका पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर आप 4 लिख दीजिए। और यहाँ पर देखिए दोस्तों कार्बन का 4 तो हो गया, लेकिन इसके बाहर में देखिए आपका 4 है, तो ये क्या है कि होल ट्वाइस में आपका 4 है, तो ये आपका 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखिए 4 चौक कितना हो जाएगा 16, ठीक है। 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 16 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको नाइट्रोजन बच रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन तो आपका कंप्लीट आपका अलग है। तो देखिए नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है ये आपका 7 होता है, तो ये आपका 2 और बाह्यतम कक्षा में आपका 5 होगा। अब देखिए बाहर में कितना है, 5 है दोस्तों, तो 5 है तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। आप इन चीज़ों से अवगत है, तो ये जब एक्सेप्ट करेगा तो ये आपका निगेटिव चार्ज को बनाएगा। और जब आप 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए बाहर में कितना है 4 है, होल 4 आपका 4 है, तो ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 जो कितना हो जाएगा 20, ये लेकिन आपका निगेटिव होगा क्योंकि ये किसी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। अब देखिए बराबर में आपको 0 लेकर के चलना है, आप इसको सॉल्व करिए, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब देखिए 16 4 आपका 20 हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव और ये आपका निगेटिव, यानी कि आपका कट कूट के आपका 0 आ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि निकल का जो आपका ऑक्सीडेशन संख्या है ये आपका 0 हो जाएगा। तो यानी पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल आसानी से इसको समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कहा जा रहा है कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक में एंटर कर चुके हैं और बिल्कुल टॉपिक वाइज हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला देखिए हमारा जो प्रश्न पूछा गया है, कह रहा है कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसमें बताइए आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या होगा, इनमें से आपका भौतिक परिवर्तन क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पूछा गया है कि निम्न में से भौतिक परिवर्तन क्या है। पहला है कि हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना। तो हवा में चांदी के बर्तन का काला होना क्या भौतिक परिवर्तन है क्या। तो आप यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन ऑप्शन आपको क्या दिया गया है कि मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का देखिए जलना ये एक प्रकार का क्या है, तो आपका मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। दही से दूध बनना रासायनिक है, पानी में चीनी का घुलना ये आपका भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा गया है कि जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, इसे हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो देखिए आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नमक का पानी में घुलना रासायनिक परिवर्तन है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। निम्न में पूछा जा रहा है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। रासायनिक परिवर्तन बताना है, तो यहाँ पर देखिए नमक का पानी में घुलना ये आपका भौतिक परिवर्तन है। प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना ये भी आपका क्या है भौतिक परिवर्तन है। सब्जियों को पकने पर उसका मुलायम हो जाना, और दिया गया है कि सानी सुई मिट्टी का सूखने पर भूंगर हो जाना। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका रासायनिक परिवर्तन है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण होना। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका जो राइट आंसर होगा, यहाँ पर देखिए पहला स्टेटमेंट आपको कहा जा रहा है कि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण। तो देखिए ये एक प्रकार का आपका भौतिक परिवर्तन है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पर ये छांटनी है कि कौन सा इनमें से आपका केमिकल चेंजिंग आपको दिया गया है। तो देखिए अगला अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आपको कहा जा रहा है कि बर्फ का गलन। तो बर्फ का भी गलना एक प्रकार के आपके भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला अगर देखें दूध का आपका अस्कंदन, तो ये देखिए आपका एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, जैसे कि दूध से दही का बनना या फिर दूध का जो है फटना, ये सभी आपका आता है केमिकल चेंजिंग के अंतर्गत। तो यहाँ पर देखिए केमिकल चेंजिंग के अंतर्गत केवल आपका जो है तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है। जल अपघटन के दौरान ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, तो ये आपका बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। और लोहे में जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, तो फर्स्ट ऑप्शन अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण से हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को रिसेंटली मैंने कवर कराया है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। सेलुलोज के ऑक्सीकरण के कारण से, क्योंकि देखिए जो पेड़ पौधे की पत्तियां होती है इससे आपका पेपर बनाया जाता है और इसमें सेलुलोज की मात्राएं पाई जाती है,
तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। इनमें से रासायनिक अभिक्रिया नहीं है तो पानी का वाष्प में भाप में बदलना, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत नहीं आएगा। देखिए कागज का जलना रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा, भोजन का पकना रासायनिक अभिक्रिया है और कोयले का जलना रासायनिक अभिक्रिया है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघटकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। रिपीट करेंगे, कहा जा रहा है कि शुष्क सेल यानी बैटरी में, जिसे हम लोग प्राइमरी या ड्राई हम लोग बैटरी कहते हैं, इनमें से किसका विद्युत अपघटन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत अपघटन के रूप में शुष्क बैटरी यानी कि जो सूखा होता है सेल, इसमें आपका अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा गया है, कथन एक में कहा जा रहा है कि एक शुष्क सेल से आवेशित नहीं की जा सकती है। एक शुष्क सेल आवेशित नहीं की जा सकती है, ये आपको कहा जा रहा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो स्टेटमेंट आपको पहला दिया गया है ये बिल्कुल आपका राइट दिया गया है, क्योंकि जो एक शुष्क सेल होता है इसे आवेशित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो शुष्क सेल होता है ये आपका रिचार्जेबल नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि शुष्क सेल से होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, तो ये देखिए जो स्टेटमेंट है ये आपका बिल्कुल आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। केवल हमारा यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आपका राइट है, यानी कि पहला राइट है और आर आपका गलत है, तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। एक सूखी सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त पूछा जा रहा है कि विद्युत अपघटय किस रूप में होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र होता है H2SO4, जिसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है। तो जो बैटरी होता है, जो कार का बैटरा होता है, इसमें आपका H2SO4 भरा जाता है, जिसे सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है, और इन्हीं सल्फ्यूरिक एसिड से जो है एक्वारेजिया बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करें हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो इसे अमाशय अम्ल भी कहा जाता है, जो व्यक्ति के पेट में पाई जाती है। नाइट्रिक एसिड की अगर बात करें तो HNO3 आपका नाइट्रिक एसिड होता है, और आसुत जल आपका H2 आपका हो जाएगा। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा टॉर्च लाइट विद्युत सूरक यानी कि जो है आपका सेबर आदि साधनों में सामान्यतः प्रयुक्त बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, इसमें आपका निकल और आपका कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। एक्वारेजिया को ही अम्लराज कहा जाता है, एक्वारेजिया को ही आपका अम्लराज भी कहा जाता है। देखिए अम्लराज जो होता है इसमें आपका HCl और आपका HNO3 का आपका मिश्रण मिलाया जाता है, जिसका प्रयोग सोना को गलाने के लिए किया जाता है। इसमें आपका HCl का 3 भाग होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 भाग, और जो आपका नाइट्रिक एसिड होता है इसका आपका 1 भाग होता है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया को मिलाकर बनाया जाता है। तो बताइए साथियों आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें आपका नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाया जाता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कई बार देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर नहीं रहता है तो इसके जगह पर आपका H2SO4 आपका दिया हुआ रहता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि pH मूल्यांक दर्शाता है। देखिए pH मूल्यांक जो दर्शाता है ये आपके H+ आयन की सांद्रता या OH- आयन की सांद्रता को बताता है, यानी अम्लीय तथा क्षारीय गुण को बताता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। किसी घोल के अम्लीय तथा क्षारीय होने का जो मूल्यांकन करता है ये आपका pH स्केल करता है। अगला क्वेश्चन है 1 बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो बिलियन का pH मान क्या होगा। अगर ये नीला कर दे रहा है यानी रेड टू अगर आपका ब्लू कर दे रहा है तो ये आपके क्षारीय गुण को बताएगा। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो क्षारीय गुण होगा इसका pH मान कितना होगा, तो निश्चित ही क्या है 7 से आपका 7 से क्या हो जाएगा, 7 से आपका अधिक हो जाएगा। 7 से जब अधिक होगा इसका pH मान तो ये आपका क्षारीय होगा, और ये लाल से क्या कर देगा, ब्लू कर देगा नीला लिटमस पात्र को। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पूछा गया है, कहा जा रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में पानी मिलाया जाता है।
तो बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया गया है। तो देखिए आपका नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। तो यहाँ पर देखिए आर और ए जो है आपका ये दोनों करेक्ट दिया गया और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। स्टेटमेंट को आप याद रखेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, जो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और दूसरा भी करेक्ट हो जाएगा कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। तो इस प्रकार से अगर आपने पहला ऑप्शन दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जल में कार्बन और डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर किस रूप में होता है। तो देखिए आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ये आपके अम्लीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है। बताइए आप लोग सही आंसर क्या है, किसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऑक्सीजन नहीं है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा पूछा गया है कि नीला थोता क्या है। इसी को हम लोग ब्लू विट्रोल भी कहते हैं। क्वेश्चन जो है कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बराबर आपका रिपीट किया गया है। आप अच्छे तरीका से कवर करिए, क्वेश्चन को देखने के बाद ही आपको पता चल जा रहा होगा। और इतने बेहतरीन तरीका से मैंने कंटेंट देने का प्रयास किया है, तो आप अच्छे तरीका से इसको उसी तरह से याद भी करने का प्रयास करेंगे। नीला थोता क्या है ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा, जिसे आपका कॉपर सल्फेट होता है, जिसे ब्लू विट्रोल भी कहा जाता है। फॉर्मूला इसका COSO आपका 4 होता है, जिसे आपका कॉपर सल्फेट कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि खाने का सोडा क्या है। तो देखिए बात करें हम लोग खाने का सोडा, तो इसे हम लोग कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए खाने का जो सोडा होता है इसका फॉर्मूला होता है NaH, ध्यान रखेंगे इसका फॉर्मूला होता है NaHCO आपका 3 होता है, जैसे खाने का सोडा कहते हैं। एक आपका होता है धोने वाला सोडा, अगर बात करें हम लोग धोवन सोडा का, तो इसका फॉर्मूला होता है Na2CO आपका 3 इंटू आपका 10H2O होता है। तो ये सभी पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो अभी देखिए मैंने करेंटली आपको कवर कराया है। पूछा जा रहा है कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा Na2CO3 इंटू आपका 10H2O भी आपका होता है, लेकिन नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। धोने के सोडा के एक अणु में जल के कितने परमाणु मौजूद होते हैं। तो ध्यान में रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 परमाणु मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही उत्तर का यहाँ पर आपको चयन करना है। पहला स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा यानी बेकिंग सोडा के रूप में भी माना जाता है। तो देखिए याद रखना है कि जो आपका पाक सोडा होता है ये हम लोग बेकिंग सोडा को ही पाक सोडा कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला है कि अग्निशामकों में पाक सोडा यानी बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है, जो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि व्यंजक चूर्ण का उत्पादन कहा जा रहा है कि हैसन क्लेवर संयंत्र में होता है, जो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। तो इनमें से दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया गया है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स पूछा है कि खाने का नमक किससे बनता है, ये आपको पर पूछा है। खाने का नमक किससे बनता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से आपके खाने का नमक बनता है। खाने का नमक क्या है तो आप ध्यान रखेंगे NaCl होता है, जिसे सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न नेक्स्ट पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, ये आपको पर बताना है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक कथन आपको जो है सही नहीं दिया गया है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि बेरियम और ट्रांसियम प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं, यही आपका गलत है। बाकी आपका सभी इसमें आपका करेक्ट दिया गया है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन औसत्य दिया गया है। व्यंजक चूर्ण के लिए इनमें से कौन सा कथन औसत है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जल में अधिक विलय होता है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। व्यंजक चूर्ण की बात करें तो फॉर्मूला होता है CaOCl2 आपका व्यंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है। जब कभी व्यंजक चूर्ण को नमी की उपस्थिति में लाई जाती है तो किस प्रकार का गैस निकलता है। तो इससे आपका क्लोरीन गैस निकलता है। तो ये सभी पॉइंट आप यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जब इन लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण क्या है। जब कहा जा रहा है कि इनो लवण जिसकी फॉर्मूला की बात करें MgOH का आपका होल 2 होता है, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अब इसको कह लीजिए। तो यहाँ पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। रसायन उद्योग में H2SO4 को मूल रासायनिक जो है ये आपका अम्ल माना जाता है। तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जिसे बैट्रिक अम्ल भी कहा जाता है। देखिए इसे बैट्रिक अम्ल भी कहा जाता है और इसका सल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है, जो कार के बैटरा में इसका प्रयोग किया जाता है। इसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जो है एंटर कर चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग चीज़ों को जो है कवर करना प्रारंभ करते हैं।
तो आज का देखिए नेक्स्ट टॉपिक का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु इनमें से आपका क्या है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। पोटेशियम जो है श्रेणी में सबसे ऊपर है, तो ये आपका सबसे अभिक्रियाशील धातु होगा। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। जिसका परमाणु क्रमांक की बात करें तो ये आपका 19 होता है और पोटेशियम एक प्रकार का धातु है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कथन सोडियम धातु का पूछा रहे कि संचयन केरोसिन में होता है। देखिए सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है। तो देखिए फ्रेंड जो हमारा पहला है ये बिल्कुल आपका करेक्ट है, क्योंकि देखिए सोडियम को अगर ऐसे खुला छोड़ दिया जाए तो ये आपका जलने लगता है, आग पकड़ लेता है, तो इसलिए इसे केरोसिन में रखा जाता है। अगला कहा जा रहा है कि धातु सोडियम वायु प्रभाव होने पर जल जाती है। तो देखिए दूसरा स्टेटमेंट भी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका दोनों करेक्ट होना चाहिए। देखिए कहा जा रहा है कि धातु सोडियम वायु प्रभाव होने पर कहा जा रहा है कि गल जाती है। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि गल जाती है, ये गलत है। देखिए गल जाती है ये आपका गलत होगा। यहाँ पर मुझे लगा दिया हुआ है कि जल जाती है, तो गल जाती है, यानी इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर होगा एक आपका सही होगा, दूसरा आपका गलत होगा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। 24 कैरेट का होता है। जबकि आभूषण बनाने के लिए जो सोना का प्रयोग किया जाता है ये आपका 18 कैरेट का होता है, क्योंकि इसमें जो आपका 6 भाग होता है ये आपके कॉपर को मिला दिया जाता है। देखिए जो आभूषण बनाने के लिए सोना का प्रयोग किया जाता है इसमें शुद्ध सोना का जो परसेंटेज मात्रा है ये आपका 75% आपका रह जाता है। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न धातुओं में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है। निम्न धातुओं में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है। तो पारा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका परमाणु क्रमांक आपका 80 होता है। पारा को सिनेबार से निकाला जाता है, इसका जो अयस्क होता है सिनेबार है। पारा को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। वैसा जो है यौगिक जिसमें एक धातु आपका पारा हो इसे अमलगम कहा जाता है। और पारा से ही आपका भखरा सिंदूर बनाया जाता है, जिसका फॉर्मूला HgS होता है। तो इतने फैक्ट को आप याद रखेंगे। अगर बात करें हम लोग कि कमरे के ताप पर कौन सी अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो बात करें अधातु का तो ये आपका हो जाएगा ब्रोमीन। तो इतने फैक्ट आपको याद रखनी है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लेड, जिसे हम लोग पीबी कहते हैं, शीशा कहते हैं। ऑप्शन आपका भी करेक्ट है। जब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, जब भाप पूछा जा रहा है कि गुजरती है ऊपर से, जब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, पूछा जा रहा है कि जब भाप गुजरती है ऊपर से, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, तांबे के। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि लोहा जिससे प्राप्त होता है वह क्या है। देखिए लोहा का प्रमुख अयस्क होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और आपका सेडेराइट होता है। लोहा का अयस्क हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, हेमेटाइट। चलिए अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट पूछा गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। चलिए आपको समय देते हैं, आप इसको पहले सॉल्व करिए और इसका आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं ऑप्शन यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। ये आपका यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन है। अब यहाँ पर देखिए आपको आंसर लगाना है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। चलिए अब इसका आप लोग आंसर करिए। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो पहला स्टेटमेंट है ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक। ये सब लोग को पता है, ये आपका चांदी होता है। अगला है सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु ये आपका एल्यूमिनियम होगा, क्योंकि पृथ्वी के तल पर दोस्तों एल्यूमिनियम काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। और जो आपका एल्यूमिनियम होता है इसका प्रमुख अयस्क होता है बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है और बॉक्साइट का जो सूत्र होता है ये Al2O3 आपका इंटू 2H2O आपका होता है। तो इसको भी यहाँ पर आप प्रॉपर तरीका से माइंड में फिट रखेंगे। अगला है कि सबसे अधिक लचीली तथा पीटर बढ़ाए जाने वाली धातु योग क्या है। तो ये आपका देखिए सोना होता है, जिसे पीट करके जो है चादर के रूप में बनाया जा सकता है। और ध्यान में रखिएगा कि जो आपका 1 ग्राम सोना होता है इससे लगभग आपका दोस्तों 2 किलोमीटर तक वायर बनाया जा सकता है। तो पूछा गया प्रश्न है 1 ग्राम सोना से लगभग कितने किलोमीटर तक खींचा जा सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा 2 किलोमीटर तक इसको खींच करके पतले जो है आपका पत्थर या फिर जो है वायर के रूप में बनाया जा सकता है। अगला है कि ऊष्मा का न्यूनतम सुचालक क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शीशा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, चांदी का। अगला क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन सा मुख्य खनिज का प्रयोग किया जाता है।
देखिए एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने करेंटली आपको बताया है एल्यूमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट से किया जाता है, जिसका फॉर्मूला Al2O3 इंटू आपका 2H2O होता है, तो ध्यान में रखेंगे। और जो Al2O3 आपका होता है ये एक प्रकार का उभयधर्मी ऑक्साइड का भी उदाहरण होता है। अगला प्रश्न पूछा है कि टाका एक मिश्र धातु है। देखिए बात करें हम लोग टाका का, तो टीन तथा सीसा जो है एक प्रकार का टाका है, जिसे आप सोल्डर कहते हैं। सोल्डर में जो मिश्र धातु होता है क्या क्या होता है, तो Sn और आपका Pb होता है, जिसे टाका या सोल्डर भी कहा जाता है। चलिए बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है। तो देखिए मिश्र धातु नहीं है तो तांबा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उस पर निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है। तो जस्तीकरण में आपका यसद लेपन का प्रयोग किया जाता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि एल्यूमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है कि उस पर निक्षेपण होता है। देखिए एल्यूमिनियम पृष्ठ जो है प्रायः एडोनीकृत होते हैं, ठीक है, एनोडीकृत होते हैं। इसका अर्थ क्या है ये आपको पर पूछा रहे। इसका अर्थ होता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत, जब देखिए एल्यूमिनियम अपने ऊपर ऑक्साइड की परत बना लेती है तो ये बिल्कुल आपका सुरक्षित हो जाती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसलिए एल्यूमिनियम का जो वायर होता है ये अक्सर खराब नहीं होते हैं, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम में ज्यादातर कार्बन लगने की संभावनाएं बिल्कुल कम होती है। इस कारण से हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपको क्लास ज़्यादा स्पीड लगता है तो भी आप फीडबैक दे सकते हैं, अगर ज़्यादा स्लो लगता है तो भी आप फीडबैक दे सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को क्लिक करके ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली क्लास का जो नोटिफिकेशन है ये आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जाते जाते सेशन को लाइक करके आप सभी लोग जाएंगे।